नमस्कार दोस्तों, आज आपके मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं 9 जून को केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। दोस्तों इस पेपर की आपको संपूर्ण आंसर की बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। हमारे पास में इस पेपर का पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। यानी कि आपको कई सारे वाक्य दिए होंगे, वहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा। हमारे पास में पहला वाक्य ए है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। यानी कि आपको हेक्सागोनल क्रिस्टल है उसका एग्जाम्पल पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि ग्रेफाइट है वो षटकोणीय क्रिस्टल का एक उदाहरण है। आगे हमारे पास में दूसरा वाक्य बी आता है अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा जबकि k बराबर 5.5 इंटू 10⁻14 पर सेकंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है, तो आपको सीधा आंसर ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकंड। आगे हमारे पास में यहाँ पे सी है। सी वाक्य कहता है कि पायस का उदाहरण है। यानी कि इमल्शन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे बटर यानी कि मक्खन है वो हमारे पास में क्या है? इमल्शन का उदाहरण है। आगे हमारे पास में डी वाक्य आता है बॉक्साइट अयस्क है। यानी कि आपको और पूछा गया है कौन सा ये बॉक्साइट है वो कौन से ओर से बना होता है? तो एल्यूमिनियम ओर से बना होता है बॉक्साइट। आगे हमारे पास में वाक्य नंबर ई है जिसमें पूछा गया है पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी हमारे पास में +2। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए पहला वाक्य ए है आंवला में विटामिन पाया जाता है। तो हमारे पास में आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखिए मरकरी धातु है, सबको पता है मरकरी धातु है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि द्रवित रूप में पाई जाती है यानी कि लिक्विड रूप में पाई जाती है। और जितने भी धातु हैं वह सॉलिड ठोस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी है जो कि लिक्विड रूप में पाई जाती है। आगे हमारे पास में वाक्य नंबर सी है जिसमें पूछा गया है नियोप्रीन रबड़ है। यानी कि आपसे पूछा गया है नियोप्रीन है वो कौन सा रबड़ है? तो मैं आपको बता दूं नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है यानी कि सिंथेटिक रबड़ है। आगे यहाँ पे वाक्य नंबर डी आता है स्कंदन के ठीक विपरीत होता है। तो स्कंदन के ठीक विपरीत क्या होता है दोस्तों? पेप्टाइजेशन होता है। यानी कि बहुलीकरण कह सकते हो या आप कह सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसे कहते हैं फ्लिक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लिक्वेशन। यानी कि कोगुलेशन यानी स्कंदन के विपरीत क्या होता है? फ्लिक्वेशन। आपको इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ई नंबर वाक्य है आर्थोफॉस्फरिक अम्ल में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, देख सकते हैं आपको फिर से यहाँ पे मिलान करना है। एक ए स्तंभ दे रखा है, बी स्तंभ दे रखा है। तो शॉटकी दोष होता है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड में। और फ्रेंकल दोष कहाँ मिलता है दोस्तों? यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड में। और अनुचुंबकत्व कहाँ मिलता है दोस्तों? हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ पे अणु के अंदर। आगे जिंक ब्लेंड कहाँ मिलता है? यहाँ पे ये हमारे पास में जिंक सल्फाइड के अंदर जिंक ब्लेंड मिलता है। क्यूप्राइट कहाँ मिलता है दोस्तों? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्यूप्राइट मिलता है। चलते हैं आगे हमारे पास में, देख सकते हैं यहाँ पे सत्य असत्य चुनना है, ट्रू फॉल्स चुनना है। तो ए है समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। नहीं दोस्तों ये गलत है। हमारे पास में हेलोजन तत्व होते हैं वो समूह 17 के तत्व हैं। आगे एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन के साथ जुड़कर अंतरा हेलोजन यौगिक बनाता है। ये बात सही है। जैसे कि क्लोरीन परमाणु है, ये एक हेलोजन है, ये एक हेलोजन परमाणु, ये भी हेलोजन परमाणु, ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक बनाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? करेक्ट है। आगे तीसरा वाक्य एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। ये गलत है दोस्तों, एथिल एमीन है। जी हाँ दोस्तों सही है, सॉरी एथिल एमीन है वो तो जल में विलय है, लेकिन एनिलीन नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जितने भी अमीन होते हैं वो जल में विलय होते हैं जबकि एनिलीन होते हैं वो विलय नहीं होते। तो करेक्ट है ये वाला। आगे डी एथिल ग्लाइकोर और टेरेप्थिलिक अम्ल की क्रिया से टेरेलिन बनता है। बिल्कुल करेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे हमारे पास में ई वाक्य है स्टार्च कृत्रिम बहुलक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। नाइलॉन वगैरह होते हैं वो हमारे पास में आर्टिफिशियल यहाँ पे बहुलक होते हैं। ये गलत है हमारे पास में। आगे पांचवा है मोल अंश को समझाइए। आप समझा सकते हो, ये आपके विलियम चैप्टर में से आया हुआ है। मोलरता को परिभाषित कीजिए, ये भी आप कर सकते हो। मैंने आपको जो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले थे वो तो बता दिए। अब ये बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं। छठा प्रश्न टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो आपको पता ही होगा टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये आपके वहाँ से आया हुआ है कोलाइडी विलियन वाले में से। यहाँ पे पेप्टीकरण को समझाइए। तो जब बहुत सारे प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या होता है? पेप्टीकरण होता है।
आगे 7वां प्रश्न, लिगेंड क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं तो लिगेंड जो होता है, लिगेंड से क्या मतलब लिगेंड है वो किससे जुड़ता है? डी ब्लॉक के परमाणुओं से जुड़ता है। आगे समनवीय संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे पास में NaCl है तो यहाँ पे सोडियम की समनवीय संख्या कितनी है? 1 है। यानी कि किसी भी परमाणु से जितने परमाणु जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास में समनवीय संख्या कहलाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में आयनन समावता का आपको एक उदाहरण देना है। आगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन में तीन अंतर लिखने हैं। तो आदर्श विलयन तो राउट लॉ का फॉलो करता है, जबकि अनादर्श विलयन है वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। आगे शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। H2O यहाँ पे आपको दे रखा है, इसका आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया और होपमाइन ब्रोमोबाइड अभिक्रिया। आगे इसी के 9वें के अथवा में क्या होता है जब केवल समीकरण लिखो। पहला है एथिलअमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। दूसरा है एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। तीसरा है एनिलीन सोडियम नाइट्राइट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 278 पर केल्विन पर क्रिया करता है। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, देख सकते हैं 10वां प्रश्न है, विटामिन ए सी डी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग लिखने हैं। RNA और DNA, ये मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने आपको बताया था DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न है, अर्धआयु से क्या आशय है? सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आपको ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो न्यूमेरिकल है वो आपको आना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग स्थिरांक समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। आगे 12वां प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण अवस्था क्रिया क्या होती है? आगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में आपको 4 अंतर देने हैं, ठीक है। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न है जिसमें आपको फ्रियोन बताना है क्या होता है, और DDT डाई एथिल डाइक्लोरो ट्राई एसीटेट, ये हमारे पास में DDT की फुल फॉर्म होती है। आगे 14वां प्रश्न है राइमर टीमान अभिक्रिया और कोल्बी अभिक्रिया। देखो एल्कोहल और फिनोल में 4 अंतर लिखो। तो एल्कोहल जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, उसकी सीधी स्ट्रक्चर होती है, बल्कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एल्कोहल जो होता है उसकी सीधी स्ट्रक्चर होती है, बल्कि जो फिनोल होता है वो क्या होता है, मतलब कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में होता है। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न है जिसमें आपको अभिक्रिया दी गई है, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, तीसरा एल्डोल संघनन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे देख सकते हैं इसी के अथवा में केनिज़रो अभिक्रिया, और 2 नंबर पर एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत यहाँ पे परीक्षण जो था वो करना है आपको, और यहाँ पे इंग्लिश में आ चुका है। और 16वां प्रश्न कोलराउस का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था, इसके 2 अनुप्रयोग का संक्षेप में वर्णन करना था आपको। इसी के अथवा में संक्षारण किसे कहते हैं? सीसा संचायक सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण दर्शाइए। तो इस प्रकार से आगे 17वां प्रश्न है जिसमें आपको अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का वर्णन करना था। तो आपको पता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जिससे हेबर विधि द्वारा क्या बनेगा, हमारे पास में अमोनिया बन जाएगा। चित्र, विधि वर्णन, समीकरण तो आपको मैंने बता दी। लास्ट प्रश्न हमारे पास में जिसमें आपको एक उदाहरण देना था, प्रतिजैविक का, कृत्रिम मधुरक का, प्रतिरोधी का, पीड़ाहारी का और प्रति अमल का। इस प्रकार से आपका संपूर्ण पेपर रहता है। आपको मैंने जो शुरुआती जो प्रश्न थे, छोटे प्रश्न, उनके उत्तर तो बता दिए थे। तो ये जो प्रश्न थे आपके आ चुके हैं केमिस्ट्री मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं 9 जून को। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।